जय हिंद दोस्तों। बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की ये सीरीज करंट अफेयर की सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एसएससी प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 अक्टूबर की सीरीज, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। पहले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं सीरीज के। पहला पॉइंट है सौर मिसाइल के बारे में। देख लीजिए, ध्यान कर लीजिए, 3 बातें अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहली बात, ये सौर मिसाइल जो है ये एक न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है, पहली बात तो ये याद कर लीजिए। दूसरा, ये एक हाइपरसोनिक सरफेस टू सरफेस टैक्टिकल मिसाइल है, ये भी आप याद कर लीजिए। और तीसरा, इसको डेवलप किया है डीआरडीओ ने। ये 3 पॉइंट आप यहां से याद कर लीजिए, ठीक है। तो अभी सौर्य मिसाइल के साथ जो नई बात है वो ये है कि सौर्य मिसाइल को अभी सक्सेसफुल इसका टेस्ट फायर किया गया। इसका जो नया वर्जन है उसका टेस्ट फायर किया गया है उड़ीसा के कोस्ट से। इसको टेस्ट फायर किया गया था 3 अक्टूबर 2020 को। ये आपको यहां से याद कर लेना है। देखिए, सौर मिसाइल की बात करें तो अगर इसकी अप रेंज की बात करें तो 700 से 1900 किलोमीटर की इसकी रेंज है। हालांकि जिस मिसाइल का टेस्ट फायर किया गया है उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो 800 किलोमीटर तक की रेंज रखती है, लेकिन एक कुल मिला के रेंज जो है वो 700 से 1900 के बीच में रहती है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, ये कितना परमाणु वॉरहेड लेके जा सकती है, तो उसके बारे में कहानी ये है कि 200 किलोग्राम से लेकर और 1 टन तक का परमाणु वॉरहेड ये लेकर अपने साथ जा सकती है। तो बहुत विध्वंसक मिसाइल है जिसका भी टेस्ट फायर किया गया है। एक खास बात इसमें ये भी है कि ये अपने एक कैनिस्टर में रहती है। जब तक इसको टेस्ट फायर नहीं किया जाएगा तब तक इसको कैनिस्टर में रखा जाता है, जिससे इसका रखरखाव भी आसान होता है और इसको सुरक्षित तरीके से रखा जा सकता है। टेस्ट फायर होने से पहले कोई भी दुश्मन देश का सैटेलाइट या उसका कोई भी निगरानी तंत्र इस मिसाइल को नहीं पकड़ सकता। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसके बारे में कि लॉन्च होने के बाद ही कोई जो दुश्मन देश की निगरानी तंत्र है उसके निगरानी तंत्र में ये आ सकती है। उससे पहले कोई भी निगरानी तंत्र इसको लोकेट नहीं कर सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है सौर मिसाइल के बारे में, आप ध्यान कर लीजिए। सौर्य से पहले अभी इंडिया ने हाल ही में पृथ्वी मिसाइल का और भी कई मिसाइल्स का यहाँ पर टेस्ट फायर किया था। अलग अलग रेंज की वो मिसाइल्स हैं, तो अलग अलग रेंज में ही क्वेश्चंस बनते हैं, ये आप याद रखिए। न्यूक्लियर कैपेबल है और हाइपरसोनिक सरफेस टू सरफेस टैक्टिकल मिसाइल ये है। ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एसएस कल्पना चावला सिग्नल्स, तो ये क्या है समझ लीजिए। देखिए, एक ग्रुप है जिसका नाम है नॉर्थ्रोप ग्रुमेन। इस नॉर्थ्रोप ग्रुमेन ने जो इसका वाहन है, सिग्नस वाहन जो इसका है, तो नेक्स्ट जो इसका वाहन है उसका नाम इन्होंने चेंज करके अब एसएस कल्पना चावला के नाम पर रख दिया है, ठीक है। ये यान जो है ये इनका एक NGR-14 करके मिशन है। इस मिशन पर जाने वाला है और ये मिशन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर होगा। तो उस पर NG-14 के लिए जो यान इनका जाने वाला था उसका नाम इन्होंने अभी रख दिया है एसएस कल्पना चावला। तो वही न्यूज यहाँ पे आ गई है। इस यान को हालांकि अगर बात करें तो जो मिड अटलांटिक में जो रीजनल स्पेस पोर्ट है वर्जीनिया का, वहां से लॉन्च किया जाना है और 2 अक्टूबर को ये लॉन्च किया जाना है। तो ये आपको यहां से ध्यान में रखना है। अगर कल्पना चावला की बात करें तो भारतीय महिला थी पहली जो अंतरिक्ष में जाने वाली थी। यानी 2 क्वेश्चन यहां से बन जाते हैं। एक तो किसके नाम पर रखा है, तो कल्पना चावला के नाम पर। दूसरा, भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी, तो भी नाम क्या हो जाएगा, कल्पना चावला हो जाएगा। ये आपको ध्यान करना है। अब ये यान क्या करेगा, तो NG-14 मिशन जो है वो भी एक बार समझ लीजिए। अपने साथ ये यूनिवर्सल वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, या नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो स्पेस टॉयलेट लेकर जाने वाला है। जो इंटरनेशनल स्पेस एयरक्राफ्ट के जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वहां के पुराने टॉयलेट को रिप्लेस करेगा। उसके जगह पे नया टॉयलेट जो है वो वहां पे जाएगा, जो कि पुराने वाले से 65% स्मॉलर भी है और 40% लाइटर भी है। ऐसा एक नया टॉयलेट या नया यूनिवर्सल वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम वहां पर लेकर जाया जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा, ये जो कैप्सूल ऊपर जाने वाला है ये ऑल्सो कैरिड अ रेडिश ग्रोइंग एक्सपेरिमेंट इन ऑर्डर टू लर्न अबाउट सर्वाइवल फिजिबिलिटी ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स इन स्पेस। यानी अपने साथ ये पौधों की उत्तरजीविता और व्यवहारता के बारे में जानने के लिए जो एक मूली उगाने वाला प्रयोग है वो भी लेकर जाने वाला है, वो भी लेकर अपने साथ जाएगा, जिससे अंतरिक्ष में पौधों की जो उत्तरजीविता है, जो बढ़ते पौधों की उत्तरजीविता है, उसके बारे में ये वहां पर अपनी जानकारी सारी देखेगा और आंकड़े जुटाएगा। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रख लेना है। देखिए, इसी की बात करें तो ये कैप्सूल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां पर माइक्रोग्रेविटी कंडीशंस में ये कैंसर की दवाइयों का भी परीक्षण करेगा। उसके साथ भी क्या क्या प्रयोग हो सकते हैं वो भी वहां पर देखेगा, और कैंसर उपचार की तकनीक की जो भी आवश्यकताएं होती हैं, जो भी उसकी रिक्वायर्ड
ट्रीटमेंट होती हैं, उन सबको वहाँ पे जांच पड़ताल करेगा कि किस तरीके से उसका इलाज और बेहतर किया जा सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। नॉर्थम ग्रुमेन है जिसका मिशन है NG-14, उसी का यान था जिसका नाम रख दिया है SS कल्पना चावला, जो कि वर्जीनिया के स्पेस बोर्ड से लॉन्च होने वाला है 2 तारीख को। ये आपको ध्यान में रख लेना है। कल्पना चावला की बात करें तो आपको पता होगा 17 मार्च 1962 में हरियाणा के करनाल में इनका जन्म हुआ था। और अगर बात करें इनके अवार्ड्स की तो कर्नाटक गवर्नमेंट ने 2004 में जो युवा महिला वैज्ञानिक हैं उनको प्रमोट करने के लिए कल्पना चावला अवार्ड देना शुरू किया था। इसके अलावा एक एस्टेरॉइड है जिसका नाम है 51826, उसका भी नाम कल्पना चावला के नाम पर रखा गया है। सौरमंडल के बाहरी मंडल में, बाहरी बेल्ट में ये है जिसका नाम कल्पना चावला के नाम पर रखा गया है। इसके अलावा मेटसेट 1 एक सैटेलाइट था जिसको लॉन्च किया था इंडिया ने 2002 में, उसका भी नाम बदलकर कल्पना चावला के नाम पर रखा गया है। हालांकि कल्पना चावला की मृत्यु हो गई थी जब वो कोलंबिया अंतरिक्ष यान से लौट रही थी, तो वो क्रैश हो गया था, उसमें कुछ गलतियां हो गई थी, इस वजह से वो क्रैश हुआ था और सभी क्रू मेंबर उसके मारे गए थे। सभी वहां पे जितने साइंटिस्ट थे, जितने भी एस्ट्रोनॉमर थे, वो सभी मारे गए थे। उसी में कल्पना चावला थी जिनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये आप ध्यान कर लीजिए कल्पना चावला और इन सबके बारे में इंपॉर्टेंट न्यूज जो हमारे एग्जाम में बन सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स। तो इसको समझ लीजिए। देखिए, अभी एक सर्वे कराया गया था जो कि कराया था डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन ऑफिस। ये नाम याद कर लीजिए, डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन ऑफिस जो DMEO है। इसने एक सर्वे कंडक्ट कराया था जो कि नीति आयोग के साथ था। और इस सर्वे में डिफरेंट परफॉर्मेंस यानी डिफरेंट मिनिस्ट्रीज की जो परफॉर्मेंस हैं उनको केवल देखा गया था कि वहां पे परफॉर्मेंस किस प्रकार चल रही है या किस प्रकार वहां पे और भी स्कीम्स को लागू किया जा सकता है या किस प्रकार जो पुरानी स्कीम्स हैं वो लागू हो रही हैं। तो ऐसी एक सर्वे किया गया था, ऐसी एक परफॉर्मेंस सर्वे किया गया था नीति आयोग और DMEO के द्वारा। इसी सर्वे में जो डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर है, यानी जो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के अंतर्गत आता है, उसको दूसरा स्थान दिया गया है 16 इकोनॉमिक मिनिस्ट्रीज ऑफ डिपार्टमेंट में। ये आपको यहां से ध्यान में कर लेना है। हालांकि इसके अलावा भी ये जो मंत्रालय है इसको अन्य 65 मंत्रालयों में तीसरे स्थान पर रखा गया है। तो ये रैंक आपको याद करनी है। जो उर्वरक विभाग है हमारा, उसको 3rd रैंक पे रखा गया है। 65 अदर जो हमारे डिपार्टमेंटल विभाग हैं उनके बीच में इनको 3rd प्लेस पर रखा गया। तो उसके बारे में न्यूज है, आपको ध्यान में रखना है। देखिए, इस आंकलन का उद्देश्य अगर मैं बताऊं आपको कि डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स, तो नाम से क्लियर है कि गवर्नेंस क्वालिटी को चेक करने के लिए, यानी जो मंत्रालयों में विभागों का जो डेटा तैयारियों का आकलन है उसको देखने के लिए, उसका सर्वेक्षण के लिए उद्देश्य से ये शुरू किया गया था। जिसके उद्देश्य के बीच में जो एक प्रतिस्पर्धा है, यानी जो विभागों के बीच में जो कंपटीशन है उसको बढ़ाएं, यानी जो प्रथाएं हैं उनसे सीखने वाली जो कंपटीशन है उनको बढ़ाने के लिए इसी उद्देश्य के साथ इसको शुरू किया गया था, ताकि सभी डिपार्टमेंट्स में एक कंपटीशन बढ़े और अच्छा रिजल्ट निकल के हमारे सामने आए। इसके लिए काम किया गया था। ये आपको यहां से ध्यान में रखना है। अगर इस ऑफिस की बात कर लें, डेवलपमेंट मॉनिटरिंग और इवोल्यूशन ऑफिस की, जिसके बारे में हमने बात की है, तो इन्होंने ही अभी इस इंडेक्स को जारी किया है। अगर बात करें तो 2015 में इसको बनाया गया था, 2015 में इसका स्थापना की गई थी। और ये स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय यानी IEO में विलय करके बनाया गया था, जिसमें हमने PEO यानी कार्यक्रम मूल्यांकन कार्यालय दोनों को ही हमने मिक्स कर दिया था, मर्ज कर दिया था, और उसके बाद हमने एक बनाया था डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन ऑफिस। नीति आयोग के तहत ही काम करता है क्योंकि सारे आंकड़े वगैरह वहीं से मिलते हैं, इसको वहीं को ये रिपोर्ट करता है। और इस दृष्टि, सरकार की दृष्टि से देखें तो सरकार के जो परिणाम हैं या सरकार के जो भी योजनाएं हैं उसमें स्थायी परिणाम और प्रभाव जो है उसमें सुधार करना, यही इसका काम है, यही इसका उद्देश्य है। तो इस तरह का आपको ध्यान में रखना है। डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन ऑफिस, जिसने अभी इशू की है डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स, जिसमें हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर है उसको अभी 65 मंत्रालयों में 3rd पर रखा गया है। ये आपको ध्यान में रख लेना है। आगे बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज एस्कॉन के बारे में। याद कर लीजिए, देखिए एस्कॉन सबसे पहले तो फुल फॉर्म याद कर लीजिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फुल फॉर्म है आर्मी स्टैटिक स्विच्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क। ठीक है, नाम से क्लियर है कि आर्मी का कम्युनिकेशन जो नेटवर्क है उसको हम लोग बोल रहे हैं एस्कॉन। तो उसके बारे में न्यूज है। अब कहानी ये है कि जो हमारी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है, यानी जो CCS है, उसने अभी थर्सडे को इसके फेज 4 के लिए इंडियन आर्मी को अपनी मंजूरी दे दी है। यानी इसके फेज 4 पर काम करना अब इंडियन आर्मी शुरू कर सकेगी, जो कि बहुत एडवांस है और सेना को बहुत फायदा उससे पहुंचने वाला है। मैं बताऊंगा आपको इसके बारे में कि क्या चीज है।
देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इसके बारे में है वो है इसका बजट। इस समय इस फेज 4 के लिए 7796.39 करोड़ रुपीस का एक बजट अलॉट किया गया है, एस्टिमेट बजट लगाया गया है जो कि इस पर खत्म होगा। अब देखिए इसमें कहानी क्या है, कहानी ये है कि जो इस समय अपनी सेना जो कम्युनिकेशन नेटवर्क का यूज करती है वो जो है वो एक एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड टेक्नोलॉजी पर काम करती है। अब इसको नए फेज 4 में क्या किया जाएगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल मल्टी प्रोटोकॉल लेवल स्विचिंग इस पर बदला जाएगा, यानी नया उसको एडवांस किया जाएगा। ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ जो इसी सिस्टम में बात करें तो ऑप्टिकल फाइबर केबल या माइक्रोवेव रेडियो या फिर सैटेलाइट का भी यूज किया जाएगा इस कम्युनिकेशन को बनाने में, इसकी टेक्नोलॉजी बनाने में। तो ऐसा एक एडवांस टेक्नोलॉजी सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम बनाया जा रहा है हमारी आर्मी के लिए, जो युद्ध के समय या इमरजेंसी के समय सेना को आपस में बातचीत या कॉन्टैक्ट करने के लिए बहुत आवश्यक है। जिससे सेना को अपना एक पर्टिकुलर अपना कम्युनिकेशन सेंटर मिल जाएगा और कम्युनिकेशन सिस्टम मिलेगा जिससे सेना अच्छी तरीके से कम्युनिकेट कर पाएगी। अगर अभी की बात करें तो अभी का एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड टेक्नोलॉजी जो है उसको ही इस माध्यम से इंटरनेट प्रोटोकॉल या फिर मल्टी प्रोटोकॉल या फिर लेबल स्विचिंग टेक्नोलॉजी पर ट्रांसफर किया जाना है। ये मैं आपको बता दूं, मैंने पहले ही बताया आपको। तो आपको नाम ध्यान रखना है एस्कॉन, इसकी फुल फॉर्म याद करनी है आर्मी स्टैटिक स्विच्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क, और इसके बारे में इसका जो बजट है वो आपको ध्यान रखना है 779639 करोड़ रुपीस का बजट इसके लिए अलॉट किया गया है। आगे बढ़ जाते हैं अगली न्यूज की तरफ जो कि है रिलायंस डेवलप्स आर ग्रीन क्रिट। ये आप समझ लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी रिलायंस की एक सब्सिडियरी है, रिलायंस की एक कंपनी है जिसका नाम है रिलायंस लाइफ साइंसेज, ठीक है। तो रिलायंस लाइफ साइंसेज ने ही अभी क्या किया है, एक नई किट बनाई है जिसको नाम दिया गया है रियल टाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर्स चेन रिएक्शन, ठीक है। ये एक किट बनाई है जिसका काम है कोविड 19 संक्रमण का जांच करना, उसका निदान करना, ठीक है। ये डायग्नोज करेगा कोविड 19 को और इसको कंपनी ने कहा है कि ये 2 घंटे के अंदर डायग्नोज कर देगा। अभी अगर हम हाल की बात करें तो हाल ही में जो हमारे पास डायग्नोस किट हैं वो कोविड 19 की जांच लगभग लगभग 24 घंटे में कर पाती हैं। तो अगर इस स्थिति में देखें तो ये किट बहुत काम में आने वाली है। जो कोविड का हमारा पता जो है वो 2 घंटे के अंदर अंदर लगाने का दावा कंपनी कर रही है कि 2 घंटे के अंदर ये पता लगा लेगा कि कोई भी व्यक्ति कोविड 19 पॉजिटिव है या नहीं है। अगर हम बात करें तो इसके नियंत्रण के रूप में इसमें एक्टिन के साथ साथ जो सार्स कोरोना वायरस है उसके ई जीन है या आर जीन है, ऐसे बहुत सारे उसके जीन की उपस्थिति का पता ये किट लगा लेगी। अगर हम देखें जो हमारी आईसीएमआर है, यानी जो हमारी मेडिकल इंडस्ट्री में जो हमारी एजेंसी, इसके बारे में बात करेंगे अभी आप, तो उसके अनुसार अगर आईसीएमआर के परिणामों की बात करें, उन्होंने भी इस किट को चेक किया है। उनके अनुसार ये किट जो है ये 98.7% तक संवेदनशील है और 98.8% तक उन्होंने इसको स्पेसिफिक की कंडीशन में रखा है। तो बहुत अच्छा आंकड़ा उन्होंने दिया इस किट के बारे में, रिजल्ट्स इसके अच्छे हैं और आगे ये काम में आने वाली है। तो काम में इसको हम लेंगे जब इसको मंजूरी मिल जाएगी उत्पादन की, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर किट की बात करें तो रिलायंस लाइफ साइंसेज की ही एक सब्सिडायरी है जिसका नाम है कंप्यूटेशनल बायोलॉजिस्ट, ठीक है। ये नाम ध्यान कर लीजिए, कंप्यूटेशनल बायोलॉजिस्ट। तो इन्होंने ही ये बनाई है, इन्होंने इसको डेवलप किया है, ये आप ध्यान कर लीजिए। 3 कंपनियों के नाम यहाँ पे आ गए, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, उसी की कंपनी रिलायंस लाइफ साइंसेज और उसी की एक लैब जिसका नाम है कंप्यूटेशनल बायोलॉजिस्ट। तो इन तीनों ने मिलकर उसको बनाया है। ये आप ध्यान कर लीजिए, अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जा सकता है आगे कुछ एग्जाम्स में। देखिए अगर इसकी किट की बात करें तो इसमें 100 से अधिक जो सार्स कोरोना वायरस थे उसके टेस्ट को लिया गया, उस पर एनालाइज किया गया और उसके बाद रियल टाइम में इस किट पर सारे एनालाइज किए गए हैं। उसके बाद इसको लॉन्च किया गया है, उसके बाद इसकी परमिशन आईसीएमआर द्वारा ली गई है। तो आईसीएमआर ने भी अभी लगभग लगभग इसको परमिशन दे दी है, इसको तकनीकी रूप से मान्य कर लिया है और उम्मीद है कि बहुत जल्द इसका उत्पादन बढ़ेगा और ये यूज में लिया जाएगा। अगर आईसीएमआर की बात करें तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इसका पूरा नाम है, फुल फॉर्म भी आप याद कर लीजिए। नाम से क्लियर है, मेडिकल या जितना भी दवाइयों में रिसर्च होता है वो सब ये हमारी एजेंसी करती है। 3 बातें इसके बारे में, सबसे पहले मोटो यानी इसका आदर्श वाक्य, तो परीक्षकारिणो ही कुशला भवंती, ये इसका एक मोटो है, आदर्श वाक्य है। 1911 में 1911 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी और इस समय जो इसके डायरेक्टर जनरल हैं या फिर हम बोले सेक्रेटरी हैं वो हैं बलराम भार्गव जी। दोनों ही आ सकता है क्वेश्चन, चाहे वो सेक्रेटरी पूछ ले चाहे आपसे डायरेक्टर जनरल पूछ ले, दोनों ही तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। बलराम भार्गव इनका नाम है जो आईसीएमआर के डायरेक्टर जनरल हैं, ये आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। फोर्ब्स लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सीएमओज। जी हाँ, बहुत ध्यान समझिए। फोर्ब्स पत्रिका जो है वो हर साल कई प्रकार की लिस्ट जारी करती है, जिसमें अलग-अलग प्रोफेशन के, अलग-अलग क्षेत्रों के कुछ ऐसे लोगों की लिस्ट होती है वो जो अपने-अपने क्षेत्रों में ज़बरदस्त कार्य कर रहे होते हैं। तो उसी लिस्ट की सीरीज़ में अभी फोर्ब्स ने जारी करी है वर्ल्ड्स मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सीएमओज, यानी जो चीफ मार्केटिंग ऑफिसर्स हैं, उनकी ये लिस्ट है। पूरे वर्ल्ड में जितनी भी कंपनीज़ हैं, उनमें से रिनोन्ड जो चीफ मार्केटिंग ऑफिसर्स हैं, उनकी लिस्ट को यहाँ पर जारी किया है फोर्ब्स ने। उसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम यहाँ पर है जो कि है रवि संथानम का, ये आप याद कर लीजिए। रवि संथानम की बात करें तो एचडीएफसी बैंक में ये कार्यरत हैं सीएमओ की पोस्ट पर, और इनको अभी इस फोर्ब्स की लिस्ट में शामिल किया गया है। 39th पोजीशन पे इनको रखा गया है बाकी सभी सीएमओ के साथ, ये मैं आपको बता दूं। तो इस लिस्ट में देखिए बहुत बड़े बड़े, यानी जैसे बीएमडब्ल्यू है, एप्पल है, या लेगो एडोब है, माइक्रोसॉफ्ट है, ऐसी बहुत सारी कंपनीज के जो सीएमओज हैं उनको यहाँ पर रखा गया है। और इन्हीं के साथ हमारे जो रवि संथानम जी हैं, इनको 39th प्लेस पर रखा गया है इस फोर्ब्स की लिस्ट में। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर बात करें इन्होंने क्या किया था, तो एचडीएफसी बैंक का एक कार्यक्रम चला था जिसका नाम था एचडीएफसी बैंक सेफ्टी ग्रिड। ठीक है, इस कैंपेन को लीड लॉन्च करने वाले जो हमारे थे वो रवि संथानम जी ही थे। इन्होंने इसको लीड किया था, इन्होंने इसको लॉन्च किया था। तो ऐसे बहुत सारे और भी काम किए थे जिसमें इन्होंने कोविड-19 के दौरान भी काफी सुरक्षात्मक रवैया अपनाया, और इससे पहले भी ये बहुत सारे और भी काम कर चुके हैं। तो इनका नाम ध्यान कर लीजिए, रवि संथानम एचडीएफसी बैंक के सीएमओ हैं, जिनको फोर्ब्स की लिस्ट में अभी 39th प्लेस पर रखा गया है। नेक्स्ट देखिए, इसमें 2-3 बातें और समझ लीजिए। देखिए फोर्ब्स की जो ये लिस्ट है, इसको 2 लोगों ने मिलकर बनाया है। कौन-कौन है वो? एक तो स्प्रिंकलर और एक लिंक्डइन, ठीक है? इन दोनों ने ही फोर्ब्स के साथ मिलकर रिसर्च की, सारे आंकड़े जुटाए, सारा डेटा जुटाया, और उसके बाद फिर इस लिस्ट को बनाया है। ये आपको ध्यान में कर लेना है। टोटल अगर बात करें तो 427 ग्लोबल सीएमओज थे इस लिस्ट में, जिसमें से जो मुख्य थे उनको सिलेक्ट कर ये लिस्ट बनाई गई है। ये आपको ध्यान में रखना है। एचडीएफसी बैंक की बात आई है तो ध्यान के लिए 3 बातें उसके बारे में। एचडीएफसी बैंक के इस समय के जो सीईओ हैं, यानी जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, वो हैं आदित्य पुरी जी। इसका मुख्यालय मुंबई में है, ये आपको ध्यान करना है। और अगस्त 1994 को इसको बनाया गया था। ये 3 बातें एचडीएफसी बैंक के बारे में आप याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ये। तो ये क्वेश्चन आ जाते हैं, स्टैटिक जीके के फॉर्म में आ जाते हैं, तो ये आपको ध्यान कर लेने हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, तन्मय लाल जी का। तन्मय लाल जी इंडियन एम्बेसडर हैं और 1991 के इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर्स हैं, जो अभी मॉरिशस में, यानी जो रिपब्लिक ऑफ मॉरिशस है, वहां पे इंडिया के हाई कमिश्नर के रूप में काम कर रहे थे। अभी तन्मय लाल जी को ही बना दिया गया है हमारा इंडिया का एम्बेसडर, जो कि किंगडम ऑफ स्वीडन में काम करेंगे। ठीक है, दोनों क्वेश्चन याद कर लीजिए। कहाँ के इस समय हाई कमिश्नर है? ये मॉरिशस के हैं। और अब इन्हें कहाँ बनाया गया एम्बेसडर? तो स्वीडन का एम्बेसडर भारत की ओर से इनको बना दिया गया है। तन्मय लाल जी नाम है। 1991 के जो इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर हैं वो ये हैं, ये आपको ध्यान करना है। 2 देशों की बात आई है, स्वीडन और मॉरिशस, तो दोनों की कैपिटल और करेंसी हम लोग याद करेंगे। स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम और स्वीडन की करेंसी कोरोना। ऐसे ही मॉरिशस करेंसी जो है वो है मॉरिशस रुपया, और कैपिटल जो है वो है पोर्ट लुइस। मैं आपको बताऊं, मॉरिशस एक ऐसी कंट्री है जहां पर 95% तक जो पॉपुलेशन है वो इंडियन मूल की है, यानी भारतीय मूल की है। तो ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट देश है जो भारत के साथ भी इसके काफी अच्छे रिश्ते हैं। तो दोनों देशों के बारे में याद कर लीजिए, मॉरिशस, स्वीडन और तन्मय लाल। नेक्स्ट, एक बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड, इंडिया टुडे का हेल्थ डिग्री अवार्ड 2020 2 अक्टूबर को दिया गया। तो ये आप समझ लीजिए। देखिए इसके बारे में, देखिए इंडिया टुडे क्या करता था, 2015 में इन्होंने एक प्राइज शुरू किया था जिसका नाम था सफाईगिरी प्राइज। ठीक है, सफाईगिरी। ये प्राइज कब शुरू किया, क्यों शुरू किया? तो हमारी जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने क्या किया था, इंडिया टुडे ग्रुप और उनके जो चेयरमैन हैं, उनको क्या किया था, सफाई अभियान का, यानी स्वच्छ भारत अभियान का एम्बेसडर बनाया था, ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। और उसके बाद से फिर इंडिया टुडे ग्रुप 2015 से ही क्या करने लगा, सफाईगिरी अवार्ड को देने लगा। अब इस सफाईगिरी अवार्ड को बदलकर ही इस बार नाम दे दिया गया है हेल्थगिरी अवार्ड। ठीक है, तो उन्हीं हेल्थगिरी अवार्ड की हम बात कर रहे हैं, जो गांधी जयंती पर, यानी 2 अक्टूबर पर प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। इस कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों से, बहुत सारे क्षेत्र होते हैं, उन सभी क्षेत्रों में जो भी लोग बढ़िया काम कर रहे होते हैं, अच्छा काम कर रहे होते हैं और जन कल्याण का काम कर रहे होते हैं, तो ऐसे लोगों का सम्मान दिया जाता है। ऐसे लोगों को सम्मान हम लोग देते हैं ताकि उनसे प्रेरित होकर और भी लोग ऐसे कामों में जुड़ें। तो ये हम लोग काम करते हैं।
अभी 2 अक्टूबर को जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के यानी हर्षवर्धन जी, तो उन्होंने इसको अवार्ड को अनाउंस किया था, उन्होंने वहाँ पे उपस्थित रहे थे, उन्होंने इस अवार्ड को दिया था। देखिए कुछ कैटेगरी हैं, निम्न कैटेगरीज में ये अवार्ड दिया गया था, कोई कैटेगरी आपको भूलनी नहीं है, सभी कैटेगरी याद रखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो मैं आपको बता दूंगा, वो आप जरूर याद रखिएगा। देखिए एक तो स्टेट का नाम याद रख लीजिए, बेस्ट स्टेट इन कॉम्बैटिंग कोविड 19, सबसे अधिक प्रभावी रूप से कोविड 19 से कौन लड़ पाया है प्रदेश, तो ऐसी कैटेगरी में केरला को यह अवार्ड मिल गया है, याद ध्यान करिए। दूसरा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बेस्ट सेलिब्रिटी कंट्रीब्यूशन इन स्प्रेडिंग अवेयरनेस, किस सेलिब्रिटी ने इसके बारे में अच्छी अवेयरनेस जागरूकता फैलाने का काम किया है, तो सोनू सूद जी, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, आपने अभी न्यूज में देखा होगा जब प्रवासी मजदूर भी अपने घरों के लिए जाने के लिए परेशान हो रहे थे, तो सोनू सूद जी ने बहुत बड़ा अभियान चलाया था जिसमें हजारों लाखों लोगों को अपने घरों तक पहुंचाने का काम सोनू सूद जी ने किया था। तो दोनों क्वेश्चन कर लीजिए, बेस्ट सेलिब्रिटी और बेस्ट स्टेट। तीसरा जो है ये है बेस्ट फार रिसर्चिंग रीचिंग कॉर्पोरेट कंट्रीब्यूशन फॉर अ वाइडर सोशल इंपैक्ट। ठीक है, सोशल इंपैक्ट जनरेट करने के लिए किस कॉर्पोरेट ने इसमें हेल्प की है, तो उस कॉर्पोरेट का नाम है रिलायंस फाउंडेशन। इसने बहुत अवेयरनेस काम किए और भी बहुत सारे काम कोविड पीरियड में किए, तो इनको अवार्ड मिला है। चौथा जो प्राइज है वो है बेस्ट टेस्टिंग फैसिलिटी, किसने टेस्टिंग फैसिलिटी अच्छी प्रोवाइड कराई इस पूरे रीजन में, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे। ठीक है, इन्होंने क्यों ये अवार्ड मिल गया है। इसके बाद बेस्ट एनजीओ की बात करें, किस एनजीओ ने इस पीरियड में अच्छा काम किया और माइग्रेंट्स की हेल्प की है, तो ऐसा जो एनजीओ है वो है राष्ट्रीय सेवा भारती, इसको ये अवार्ड मिला है जिन्होंने इन माइग्रेंट्स को सॉल्व करने में, इनकी परेशानी सॉल्व करने में, चाहे वो खाने की उपलब्धता हो, चाहे इनके घर जाने की उपलब्धता हो, चाहे मेडिकल की उपस्थितियां हो, इन सब के रूप में बहुत अच्छी सेवा इन्होंने की है, तो इनको बेस्ट एनजीओ का अवार्ड मिला है राष्ट्रीय सेवा भारती को। बेस्ट इनोवेशन फॉर कोविड की अगर बात करें तो एक लैब है जिसका नाम है माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन, जिन्होंने बहुत तेजी से जो पीपी किट हैं उनका प्रोडक्शन भारत में शुरू किया था, जिससे हमारे डॉक्टर्स और बाकी लोगों को बहुत सहायता मिली थी कोविड 19 के बारे में काम करने में, और लोगों को बचाने में उनको बहुत सहायता मिली थी। तो ऐसा इनोवेशन के लिए इनको मिल गया है माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन को बेस्ट इनोवेशन अवार्ड, ये आपके ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट की बात करें तो बेस्ट लॉजिस्टिक की बात कर लें तो सर्वश्रेष्ठ रसद प्रदाता को जो मिला है अवार्ड वो है हमारे डिपार्टमेंट्स ऑफ पोस्ट यानी मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर में आता है, ये इसको मिल गया है। इसके अलावा बेस्ट एनजीओ की बात करें जिन्होंने हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड की थी इस पीरियड में, तो वो है कैरिटस इंडिया, इनको ये अवार्ड मिल गया है, तो ये आपको ध्यान में रख लेना है। इनमें से अगर मैं बात करूं जो इंपॉर्टेंट है, देखिए वो दो ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर नाम है, एक तो बेस्ट स्टेट का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है और बेस्ट सेलिब्रिटी का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा नाम इंपॉर्टेंट जो है वो बेस्ट एनजीओ का नाम इंपॉर्टेंट है जो कि है राष्ट्रीय सेवा भारती, ये आपको ध्यान में यहां से रख लेना है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्थ अवार्ड की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि 2020 में इसको इंडिया टुडे ने अनाउंस किया है, इसको आयोजित किया है। पहले ये सफाई गिरी अवार्ड था जो 2015 में शुरू किया गया था, उसको ही बदलकर अब हेल्थ गिरी कर दिया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। आपको बता दूं मैं इंडिया टुडे को 2015 में ही जो अपना स्वच्छ भारत मिशन है, स्वच्छ भारत अभियान जो है उसका एम्बेसडर बनाया गया था, और उसके बाद से फिर क्या हुआ था, ये पुरस्कार इन्होंने शुरू कर दिया था देना, तो ये आपको ध्यान में रख लेना है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ जाते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस 2 अक्टूबर को हम मनाते हैं गांधी जयंती के अवसर पर। हम सभी को मालूम है महात्मा गांधी जिन्होंने पूरे देश को, पूरे दुनिया को अहिंसा का संदेश दिया, सत्याग्रह का संदेश दिया, तो उनके इन विचारों का सम्मान करने के लिए, उनको याद करने के लिए हम लोग उनके जन्म दिवस के अवसर पर इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस यानी अहिंसा का अंतरराष्ट्रीय दिवस हम लोग मनाते हैं, ये आपको यहाँ से ध्यान में रख लेना है। देखिए इस अगर दिवस की बात करें तो हम लोग देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, हम लोग शिक्षा और जो जन जागरूकता है ना, मैंने बताया आपको कि अहिंसा, सत्याग्रह, जो भी गांधी जी के सरल जीवन के विचार थे, यानी जो भी उनके स्वच्छता, शिक्षा और भी जागरूकता संबंधी विचार थे, उन्हीं को प्रसारित करने के लिए, उन्हीं को हम लोग प्रचार करने के लिए दिवस मनाते हैं, ताकि हम उनके विचारों को अधिक से अधिक लोगों तक हम लोग पहुंचा पाए। अगर इस दिवस की बात करें तो हम लोग 2007 से इसको मना रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2 अक्टूबर को 2007 से अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में स्थापित करने के लिए मतदान किया था। अगर हम बताएं 2020 की बात करें तो 2020 में क्योंकि गांधी जी की 151वीं जयंती है, तो उसको हम लोग इस दिवस के रूप में मना रहे हैं, जो कि 2 अक्टूबर 1869 को जिनका जन्म हुआ था पोरबंदर में, तो ऐसा आपको यहाँ से ध्यान में रख लेना है। अगली कुछ फैक्ट्स की बात कर लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, तो आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए यूनेस्को के नेचुरल हेरिटेज साइट्स इंडिया में। अगर हम नेचुरल हेरिटेज साइट की बात करें तो देखिए भारत में कुल मिला के जो नेचुरल हेरिटेज साइट हैं वो हैं 38।
जिनमें से बाकी सब कल्चरल हैं, लेकिन उनमें से ये कुछ ऐसी हैं जो कि नेचुरल साइट्स हैं, जिनकी संख्या आपको भी काउंट करनी है। कितने नेचुरल हेरिटेज साइट हैं मैं आपको लगातार बता रहा हूँ। हमारे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, तो आपको ध्यान कर लेना है, और कब वो नेचुरल हेरिटेज बना था यूनेस्को के द्वारा, तो तीनों बातें मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले अगर बात करें तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है, ये हिमाचल प्रदेश का जो रीजन है पूरा, उसको हमने नेचुरल हेरिटेज साइट में रखा था यूनेस्को ने, और 2014 में इसको शामिल किया गया है, ये आपको यहाँ से ध्यान में रखना है। दूसरा, जो काजीरंगा नेशनल पार्क है असम में, जो कि हमारे भारत के जो वन हॉर्न जो हमारे राइनो होते हैं, यानी जो एक सिंग वाले गैंडे होते हैं, उनके संरक्षण के लिए फेमस है काजीरंगा नेशनल पार्क। तो उसको असम में जो था, इसको 1985 में हमने शामिल किया था नेचुरल हेरिटेज साइट्स ऑफ इंडिया में यूनेस्को के द्वारा, ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा, एक केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है जो कि भरतपुर राजस्थान में है और पक्षियों के लिए बहुत फेमस है, ये आपको ध्यान करना है। तो ये भी नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में है इंडिया की, जो कि नेचुरल हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था 1985 में। इसके बाद की बात करें तो मानस वन सेंचुरी जो है, यानी मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, ये भी असम में है। तो ये भी 1985 में ही इसको बनाया गया था, इसको 1985 में ही हमने नेचुरल हेरिटेज साइट में रखा गया था, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए केवलादेव जो मैंने बोला, केवलादेव ये भरतपुर राजस्थान में है, और मानस जो है ये कहाँ पर है, असम में है। इसके ऊपर जो काजीरंगा था ये भी कहाँ पर, असम में है। तो एक केवलादेव ध्यान करिए, ये असम में नहीं है, ये राजस्थान में है, भरतपुर में राजस्थान में है। इसके बाद का जो मानस है ये कहाँ पर है, असम में, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें तो नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, दो हैं, ये देखिए दो नाम लिए हैं यहाँ पे, एक तो नंदा देवी, दूसरा वैली ऑफ फ्लावर्स यानी फूलों की घाटी जो है, ये जो नेशनल पार्क है चमोली उत्तराखंड में, इनको शामिल किया गया था। देखिए नंदा देवी को 1988 में और वैली ऑफ फ्लावर्स को 2005 में शामिल किया गया था, ये आपको यहाँ से ध्यान में कर लेना है। इसके अलावा जो हमारे पश्चिम बंगाल की जो तर्ज पर हमारा सुंदरबन नेशनल पार्क जो है, इसको 1987 में हमने नेचुरल हेरिटेज साइट में शामिल किया था यूनेस्को ने, ये आपको ध्यान कर लेना है। देखिए ऑड वन आउट चूज करने के लिए आ जाता है, या फिर सीधे आपसे यहाँ से जगह पूछ लेता है कि कौन सी चीज कहाँ पर है, या फिर आपसे सन भी पूछ सकता है कि कौन सी चीज को किस सन में हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में शामिल किया गया है इंडिया की ओर से, ये आपको यहाँ से ध्यान में रखना है। इसके अलावा एक और है, वो है हमारा वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट। तो देखिए भारत का जो पश्चिमी घाट है, उस पश्चिमी घाट पर ये सारे 7 केंद्र हैं, यानी 7 साइट्स हैं, जिनको हमने वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी नेचुरल हेरिटेज साइट में हमने लिया है। तो ये आप याद कर लीजिए। सबसे पहला है केरला का अगस्ता मलाई रेंज, जिसको तमिलनाडु केरल में पड़ता है। ये 2012 में इसको हमने शामिल किया था वेस्टर्न घाट की नेशनल हेरिटेज साइट में। इसके अलावा पेरियार जो केरला में है, इसको शामिल किया था। ऐसे ही अन्नामलाई जो है, इसको शामिल किया था, जो केरला तमिलनाडु में है। देखिए अन्नामलाई साउथ की सबसे ऊंची चोटी भी है, ये भी आप ध्यान रखिए। अन्नामलाई जो रेंज है, वहीं पे अनाई मुडी रेंज आती है, अनाई मुडी जो पीक आती है, ये साउथ की सबसे ऊंची चोटी भी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा नीलगिरी जो रेंज है, यानी जो तमिलनाडु कर्नाटक और केरला में फैली हुई है नीलगिरी पहाड़ियां, इनको भी हमने शामिल किया था, 2012 में शामिल किया। देखिए 2012 में ही इन सबको शामिल किया गया, ये आपको ध्यान करना है। यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है इनके प्लेसेस, आपसे प्लेस पूछता है कि तालकवेरी कहाँ पर है, तो कर्नाटक में है, या नीलगिरी पहाड़ियां जो है वो कहाँ पर है, तो तमिलनाडु केरल और कर्नाटक में पड़ती हैं, या सह्याद्री जो है वो सह्याद्री हमारे कौन से तट पर है, तो ये भी वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट पर पड़ता है। तो ये आपको यहाँ से कुछ पॉइंट अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर लेने हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ऐसे कुछ पॉइंट हमने देखे। आज कुछ क्वेश्चंस की हम लोग बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चंस का आंसर आप लगातार दे रहे हैं, मैं लगातार देख रहा हूं, यहाँ पर सभी स्टूडेंट एक्टिव हैं। तो आप बने रहिए हम लोग के साथ और फायदा लेते रहिए हमारी इन वीडियोस का अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज की सीरीज में फिर से हम कुछ क्वेश्चन शुरू करते हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की इस सीरीज से याद कर लीजिए। सबसे पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैज बीन टेस्टेड रिसेंटली। देखिए कौन सी मिसाइल का टेस्ट फायर किया गया है अभी रिसेंटली, जो कि हाइपरसोनिक है। तो याद कर लीजिए वो शौर्य मिसाइल है, मैंने आपको बताया था, जिसका अभी टेस्ट फायर किया गया है। शौर्य मिसाइल का हमने भी टेस्ट फायर किया था, याद कर लीजिए इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके दीजिए, मैं देखता हूं कि कितने लोग एक्टिव हैं, कितने लोग इस वीडियो को लगातार देख रहे हैं। तो बताइए मुझे, कल्पना चावला डाइड आफ्टर द क्रैश ऑफ विच स्पेस क्राफ्ट। किस अंतरिक्ष यान के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद कल्पना चावला की मृत्यु हो गई थी। इस यान का नाम हमने पढ़ा था। चारों में से याद करके बताइए कौन सा वो यान था जिससे वो लौट रही थी और क्रैश होने के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। Next question, the Department of Fertilizer is ranked in which of the following places in the Data Governance Index? किस प्लेस पर उनसे रखा गया है डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर को, यानी उर्वरक विभाग को। ये आपको पता करके बताना है, कमेंट कर दीजिए फटाफट से और बताइए मुझे क्या है इसका आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल बजट फॉर एस्कॉन? ठीक है, एस्कॉन की हमने बात की थी, जो आर्मी का लिए एक कम्युनिकेशन नेटवर्क हमने अभी डेवलप करने की बात की है, उसके फेज 4 की बात की है। उसके लिए कितना बजट अभी एस्टिमेट किया गया है, ये आपको यहां से पता करके बताना है, तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विच कंपनी हैज प्रोड्यूस्ड द आर ग्रीन किट विद द हेल्प ऑफ विच द टेस्ट रिपोर्ट ऑफ कोविड 19 कैन बी प्रिपेयर्ड इन द 2 आवर्स? किस कंपनी ने आर ग्रीन किट को बनाया है जिसकी मदद से कोविड 19 की जो परीक्षण की रिपोर्ट है वो 2 घंटे में तैयार की जा सकती है? तो ये देखिए, चारों कंपनियों के नाम मैंने लिखे हैं, इसमें से कौन सी वो कंपनी है जिसने इसको बनाया है, ये मुझे कमेंट करके फटाफट से बता दीजिए। Next question, Ravi Santhaman has been ranked on which place in the list of Forbes World Most Influence? यानी जो फोर्ब्स की लिस्ट अभी जारी की गई थी वर्ल्ड मोस्ट इन्फ्लुएंस सीएमओ की, उसमें हमारे जो रवि संथामन हैं उनको किस नंबर पर रखा गया है, किस रैंक पर रखा गया है, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट वाज गिवन द इंडिया टुडे हेल्थगिरी अवार्ड? किस स्टेट को हेल्थगिरी अवार्ड दिया गया है, ये अभी हमने पढ़ा, इंडिया टुडे ग्रुप ने इसको दिया है। जो भी कोविड 19 पीरियड में जो भी लोग अच्छा काम कर रहे थे तो उन्हीं की कैटेगरीज बनाकर काम किया है। तो किस राज्य ने सबसे अच्छे प्रभावी ढंग से कोविड से निपटा था, तो उसका प्राइज किसको मिला था, जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए, अपने आंसर को कमेंट में लिखिए। तो ऐसे कुछ पॉइंट हमने देखे आज, कल फिर मिलेंगे कुछ नए पॉइंट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।